हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर्मी वाले बच्चों के लिए एक सौगात लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे भाई, आर्मी में आज के दिन से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग हमारे पास में 1 महीना है। और जिसमें हम लोगों ने 25 दिन के लिए मैराथन चलाई है, 25 मैराथन। वो साइंस की भी रहेंगी, उसमें मैथ की भी रहेगी, रीजनिंग की भी रहेगी, करंट और स्टैटिक जीके भी रहेगा। इसके अलावा लगभग आप लोगों को सारे टीचर आएंगे जो अलग अलग अपने अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है। और हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। जैसे टीचर आते हैं और आप लोगों को एमसीक्यूज करवाते हैं, और एमसीक्यूज मैं थोड़ा सा प्रेफर कम करता हूं उन बच्चों को जिनकी तैयारी कम हो। क्योंकि बच्चा इस उम्र में ऐसा होता है जो तुक्के मारने का प्रयास करता है। और सबसे बड़ी मानसिकता क्या होती है, कई बार तुक्का सही भी लग जाता है ना, तो सामान्यतः बच्चा सोचता है कि मेरे को ये आता है। और बल्कि ये भी है कि उसको वो नहीं आता है। कई बार तुक्का लग गया तो बच्चे को लगता है मेरे इतने सही हो गए ना। वो तैयारी नहीं है। मेरे प्यारे भाई, आज ये पहला दिन है। आप बच्चों को दिख रही होगी, हम लोगों ने एक पीडीएफ बनाई है बच्चों के लिए, डे 1 रसायन विज्ञान। आप लोगों को बता दूं, आर्मी लवर्स अकेडमी, ARMY, अभी मैं लिख दूंगा आप लोगों के सामने, लवर्स अकेडमी। इसी नाम से आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इसी नाम से आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिलेगा, और इसी नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम मिलेगा। यानी कि वहां पर हम अब आप बच्चों के लिए, विशेष तौर से आर्मी वाले बच्चों के लिए, एक अलग ही तरीके से कुछ नया लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास ये करेंगे मेरे प्यारे भाई कि जिस बच्चे ने 25 दिन 25 मैराथन लगा ली और हर चीज को बहुत बारीकी से पढ़ लिया, इन पीडीएफ का आप लोगों के पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और हार्ड कॉपी में पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तुम्हारे पास में सिर्फ हार्ड कॉपी होना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन किसी दूसरे रजिस्टर में होना चाहिए। आराम से समझिएगा मेरी बात। एक वाले में सिर्फ ये पीडीएफ होनी चाहिए। अब आप पढ़ोगे कैसे? आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अगर आपका जवाब आ गया तो इसका मतलब तुम बच्चों को याद है। और अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो जो दूसरा रजिस्टर होगा उसमें देखते रहो। इसी कॉपी में लिखने का प्रयास मत करना, पीछे प्रयास मत करना। क्योंकि साइकोलॉजी होती है, बच्चा जब बार बार में पीछे पेज पलटता है तो उससे बच्चे का मोरल डाउन होता है और बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेने लग जाता है। तो इसीलिए मैं साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार बात कर रहा हूं कि दूसरे रजिस्टर में रखिएगा, ताकि दूसरा रजिस्टर भी आपके सामने रहे, ये भी रहे। तो इस हार्ड कॉपी में तुम बच्चों को बस ये देखना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अगर जवाब पता है तो आगे बढ़ जाओ बस। अगर आप मानसिक रूप से सोच के भी अगर आगे बढ़ रहे हो ना, बिना बोले, तो भी ठीक है। फिर 18 कैरेट के मिश्रित सोने में सोने का प्रतिशत कितना है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को आता है करना, तो आगे बढ़ो सीधा। तीसरा सवाल, 21 कैरेट के मिश्रित सोने में अशुद्धि प्रतिशत कितना है। मेरी बात समझिएगा। आप केवल और केवल उसी क्वेश्चन में हाथ मारोगे जो तुम्हें नहीं आता है, उसको गोला लगा लीजिएगा। ऐसा नहीं है आप सारे सवाल कर रहे हो। आपको कम टाइम में अगर अच्छा रिवीजन करना है तो इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा। आपको अगर पहला सवाल आता है तो आप इसको नहीं करोगे बार बार में, आप सिर्फ पढ़ो और आगे चले जाओ, पढ़ो और आगे चले जाओ। अगर मान लीजिए तीसरे सवाल में आपको दिक्कत है तो आप तीसरे सवाल को करो सीधा। उसके बाद में चौथी में हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों में लगाया जाता है, अगर पता है तो सीधा आगे बढ़ जाओ। पांचवा है, छठा है, और इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों के लिए 52 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। इसमें मैंने ऊपर लिखा जरूर है रसायन विज्ञान, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी। हर रोज एक सीरीज आने वाली है तुम बच्चों के लिए, और बड़ी ही बेहतरीन सीरीज होगी, भरोसा रखिएगा। हम ये भरोसा लेके चल रहे हैं कि हमारी ये 25 मैराथन वाली जो पीडीएफ होगी इसमें कुछ भी बाहर ना जाए। बस एक छोटा सा सपोर्ट मांगूंगा आज बच्चों से कि आप लोग इसको दबा के शेयर करोगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको दबा के शेयर किया तो हम लोगों में, देखिए, पेट्रोल का काम करता है टीचरों में। जैसे कोई सैलरी हमारे लिए पेमेंट का एक प्रकार से पेट्रोल का काम करती है, हमें एनर्जी देती है, उसी प्रकार आप शेयर करोगे। जितनी ज्यादा शेयरिंग होंगे हम लोग और बढ़िया तरीके से लेके आएंगे आप बच्चों के लिए। और आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, इतना भरोसा रखिएगा। पढ़ने की नई नई टेक्निक सिखाएंगे आप बच्चों को। ऐसा नहीं है आए पढ़ाई चले गए ना, अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाएंगे। कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कवर करती हैं वो सिखाएंगे, और लगभग हम लोग बहुत अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये पीडीएफ तुम बच्चों को दी गई होगी, आर्मी लवर्स अकेडमी। मेरी बात समझिएगा, मैं लिख देता हूं आप बच्चों के लिए, आर्मी लवर्स अकेडमी नाम से। देखो, आर्मी लवर्स, लवर नहीं है भाई, लवर्स है, एस लगाया मैंने, और अकेडमी, ACADEMY। कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, अकेडमी की स्पेलिंग नहीं आती। आर्मी की सबको पता है, और लवर्स आ रहे हैं आर्मी के, है ना, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, आर्मी लवर्स अकेडमी। और अगर आप आर्मी के लवर हो तो आप लाइक जरूर ठोक के जाओगे ना, इतना आप करके जाओगे मेरा काम। मेरे प्यारे भाई आराम से देखिएगा, मैं तुम बच्चों को क्या समझाने वाला हूं कि सर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, और आप लोग इनका जवाब दोगे मुझे बढ़िया सा। नंबर 1, कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आराम से बात समझिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये तुम बच्चों को सवाल नंबर जो 1 है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इसका जवाब कितना आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है बोलो? 24 कैरेट का होता है। पता सब बच्चों को है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे गलती से 24 के बजाय कोई 22 टिक कर देता है,
गलती से कहा है मैंने, पता सब बच्चों को होता है सामान्यतः कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो क्या बोलोगे 24 कैरेट का होता है। दूसरा सवाल कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, ये सवाल किसका है? साइंस का, लेकिन ये साइंस विद मैथ है, यानी कि इसमें थोड़ा सा गणित का भी ज्ञान चाहिए। तो आपको अगर 1 नंबर का ज्ञान नहीं है तो 2 नंबर सवाल बनेगा नहीं, और थोड़ा सा प्रतिशत का ज्ञान ले लो कि मेरे भाई बोल रहा है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में सोने का प्रतिशत कितना है, तो 18 कैरेट बटा में कितना? 24। क्यों? क्योंकि टोटल कितने कैरेट होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 24 कैरेट होता है, और 24 में से इस वाले मिश्रित सोने में सिर्फ कितना है? 18, यानी 24 नंबर का पेपर हुआ और आपके नंबर कितने आए? 18। वैसे ऐसे समझो। और गुणा में क्या? 100। गुणा में 100 इसलिए क्योंकि सर उसको जो मान है वो मान किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। अगर प्रतिशत में मान चाहिए तो गुणा में क्या लगाते हैं? 100। अब काट दो, 6 के पहाड़े से 3 बार, 6 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, और 25 दिए कितना होता है? 75%। तो 75% दूसरे सवाल का जवाब आएगा। मैं विकल्प नहीं दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, तुम लोग जानो, है ना। तो आप लोग बस पढ़ते रहना, अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। एक बार देख लो, उसके बाद अभ्यास करोगे तो उन चीजों को इग्नोर कर देना, जो तुम्हें आती है उनको हटा ही देना, और जो नहीं आती उनके ऊपर गोला लगा लीजिएगा। तीसरा, 21 कैरेट के मिश्रित सोने में अशुद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, सोने का प्रश्न नहीं बोला है, बोल रहा है अशुद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो कि मिलावट कितना है। तो 24 कैरेट का होता है सोना, तो और ये 21 कैरेट का है, इसका मतलब 3 कैरेट की क्या है? मिलावट है। वो उसी अशुद्धि की बात कर रहा है, वो अशुद्धि कितनी है? तो मेरे प्यारे भाई, कितने की अशुद्धि है? 3 की। कितने में से? 24 में से। गुणा में कितना? 100। 3 के पहाड़े से काटोगे ये 8 बार कटेगा, 4 के पहाड़े से काटोगे 2 बार, 4 के पहाड़े से 25 बार, और जब 25 में 2 का भाग दिया तुम बच्चों ने तो कितना आ गया? 12.5%। यानी सर तीसरे जो सवाल का जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई, वो आएगा 12.5%। तो 3 सवाल मैंने तुम बच्चों को करवा दिए हैं। नंबर 1, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो क्या बोलोगे कि सर शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नंबर 2, 18 कैरेट में अगर सोने का परसेंटेज पूछे तो जवाब आएगा तुम बच्चों का 75%। तीसरा कि 21 कैरेट के मिश्रित सोने में अशुद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो, तो जवाब आएगा 12.5%। अब चाहे 20 कैरेट का सवाल आ जाए, चाहे 21 का, चाहे 22 का, चाहे 23 का, चाहे 24 का, वो तुम लोग जानो और तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। चाहे 15 कैरेट का आ जाए, चाहे 12 कैरेट का आ जाए, वो आपकी इच्छा है। अगला है 4 नंबर, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं ना, आप उनके पास कभी भी जाओगे, किसी सुनार के पास जाओगे, तो लगभग कई दुकानों के आगे, जो कई वेरीफाइड दुकान होती है, उनके आगे लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर हॉलमार्क। हॉलमार्क का मतलब होता है एक प्रकार से उसको ठप्पा मिल गया है कि वो क्या है? शुद्ध है। तो हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो 4 नंबर का आप जवाब क्या दोगे मेरे प्यारे भाई? तो आप बच्चों का जवाब आएगा, एक सेकंड में मिटा देता हूं। तो 4 नंबर का जो जवाब आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, ये उतार है ना मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कितना आएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? हॉलमार्क का चिन्ह है वो स्वर्ण आभूषणों पर, स्वर्ण आभूषणों पर। इसका मतलब है सोने के जो आभूषण होते हैं, याद रखिएगा, स्वर्ण आभूषणों पर कौन सा चिन्ह होता है, तो क्या बोलोगे? हॉलमार्क का चिन्ह होता है। अगला है, मूर्खों का सोना, बेवकूफों का सोना, या झूठा सोना, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूल्स गोल्ड, यानी कि मूर्खों का, फूल बोलते हैं मूर्ख को। तो मेरे प्यारे भाई, मूर्खों का सोना बोल दे, मूर्खों को ही बेवकूफ का सोना बोल दे, उसी को झूठा सोना बोल दे। इसका मतलब ये होता है कि ये दिखने में बिल्कुल सोने जैसा है, आप और हम पहचान नहीं सकते इसको, बिल्कुल सोने जैसा है। ये दिखने में सोने जैसा होता है लेकिन ये सोना नहीं होता। तो मूर्खों का सोना है, बेवकूफों का सोना है, झूठा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर मूर्खों का सोना, बेवकूफों का सोना, या झूठा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो एक नाम याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, आयरन। आयरन मतलब लोहा। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स, याद रखना, आयरन है पाइराइट्स। तो अगर तुम बच्चों से बोल दिया जाए कि मूर्खों का सोना किसे बोलते हैं, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? आयरन है पाइराइट्स को बोलते हैं। उसके अलावा इसका एक नाम और भी होता है, आयरन को ही बोलते हैं फेरस, Fe। इसी को फेरस सल्फाइड के नाम से भी जान लेते हैं। क्या बोल देते हैं? फेरस सल्फाइड। और इसका एक सूत्र होता है FeS2। तो ये बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई कि मूर्खों का सोना, बेवकूफों का सोना, झूठा सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो आयरन पाइराइट्स, इसमें लोहे के गुण होते हैं, तो फेरस सल्फाइड। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि जब ये दिखने में बिल्कुल सोने जैसा होता है, पीले रंग का, तो फिर लोग सोने के आभूषण क्यों बनवाते हैं? इसी से बना लें। देखिए, हर धातु के अंदर कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे सोने के अंदर एक गुण धर्म होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्धक, जब उसके ऊपर चोट मारोगे तो वो फैल सकता है। दूसरा, एक तन्य धातु का, कि आप उसको एक तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, लंबा। और इनके अंदर वो गुण नहीं है कि आप इससे पतला सा तार नहीं बना सकते लंबा, ऐसा नहीं, आप कुछ ही बना लोगे ना। तो
तो हर एक में अलग अलग उनके गुण धर्म होते हैं उसी के आधार पर। तो मूर्खों का सोना, बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जिसे जानते हैं तो क्या बोलोगे? आयरन पाइराइट्स। इतना नाम रट लेना। उसके बाद आगे देखो, पेपर पास करवा देंगे भैया हम बच्चों का ना। अगला देखो, दूसरे में बोला गया है कि आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो मेरे प्यारे भाई नाम याद करना। देखो दो सवाल आएंगे तुम बच्चों के सामने। एक तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया, एक जो अभी हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं उसका निर्माण किसने किया। तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किया था तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मेंडलीफ ने। किसने किया था दोस्तों? मेंडलीफ ने किया था। कि आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। और अगर तुम बच्चों से पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी का, तो वो भी एम से ही नाम शुरू होता है, मोजले। यानी आज तुम बच्चे जिस आवर्त सारणी का प्रयोग करके मौज ले रहे हो ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? मोजले ने। और सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। बाद में उसको सुधार करके जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसने बनाई थी? मोजले ने। उसके बाद में आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? ये बात समझिएगा कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, तो तुम बच्चे इसका उत्तर याद कर लेना कि उनको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? वर्ग बोलते हैं। आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़े। क्या होता है बोलो? खड़े। और आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या बोलते हैं? तो जो आवर्त सारणी का नाम होता है यही बोलते हैं। क्षैतिज स्तंभों को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आवर्त कहते हैं। अगला क्या है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? क्या पूछेगा आप बच्चों से कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे भाई वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। कितनी होती है बोलो? 18। याद होता भी है, नहीं भी होता। कई बच्चों को पता होता है, कईयों को नहीं पता। और आवर्त सारणी में अगर पूछे कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे? आवर्त की संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई? 7 है। कितनी है? 7। तो ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया, तो क्या बोलोगे? मेंडलीफ ने किया था सर। किसने किया था? मेंडलीफ ने। और आवर्त सारणी का वर्तमान आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा? मोजले ने किया था। किसने किया था बोलो? मोजले ने। तो मैंने तुम बच्चों के सामने जवाब दे दिए सारे। अब कई बच्चों को मैं क्लियर करके दिखा देता हूं कि आवर्त सारणी होती क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं क्यों ना तुम बच्चों को ये दिखाई दूं पीरियोडिक टेबल होती क्या है। ठीक है, इसमें सर्च। देखो भाई ये होती है आवर्त सारणी। अगर इसको जूम हो पाएगी ये, हाँ हो रही है जूम। एक काम करता हूं, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं, है ना। ताकि वहां मैं तुम बच्चों को अच्छे से समझा पाऊंगा। ये देख लो यार, ये है आवर्त सारणी। ठीक है, इस आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, तो क्या बोलोगे? सर्वप्रथम निर्माण किया था मेंडलीफ ने। और आज ये जो पढ़ रहे हैं इसका निर्माण किसने किया? मोजले ने। इसमें इनको क्या बोलते हैं? जैसे ये पहला वर्ग है, ये 1 नंबर, ये दूसरा वर्ग है, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये सारे 15 नंबर के हैं, ये सारे 16, ये 17 और ये देखो 18 नंबर। इसीलिए मैंने बताया ना कि ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं उनको वर्ग बोलते हैं। वर्ग कितने हैं? 18। और फिर दूसरा सर कि आवर्त कितने हैं, तो आवर्त 7 है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। कितने हैं? 7। कई बच्चों को लग रहा है ये 2 रह गई, 9 गई। ये 2 है नहीं मेरे भाई, इन इसमें है ये सारे के सारे इस एक के अंदर, और ये सारे के सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो ये 2 इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं, इनसे ही बाहर निकले हैं ये वाले 2 भी। तो तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर है, ये यहीं से 2 निकले हैं। तो अगर तुम बच्चों से पूछे आवर्त कितने हैं तो क्या बोलोगे? 7। और अगर तुम बच्चों से पूछे कि वर्ग कितने हैं तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? बोलो 18। क्लियर होना चाहिए ना।
अगला देखो, अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है खास करके आर्मी की, ठीक है, तो आप उसके पास शेयर करोगे। अगला देखो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क का मतलब समझा देता हूं। जैसे ही कोई भी धातु हमें या कोई भी पदार्थ हमें शुद्ध रूप में प्रकृति से नहीं मिलता है, हमें प्रकृति में मिलता है तो एक प्रकार से एक मिलावट के साथ, अशुद्धि के साथ मिलता है, और हमें एक धातु कर्म के जरिए उसको शुद्ध करते हैं, यानी उसमें से हम हमारे काम के लिए जो धातु हमें चाहिए वो हम लोग अलग निकाल लेते हैं। जैसे तुम लोग आटे को जैसे छानते नहीं है क्या, हम जिसको आई थिंक क्या बोलते हैं, आटा छानने के लिए, वो अलग निकाल देते हैं छलनी में और आटा अलग यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, तो बच्चों के लिए लेके आया हूं मैं इस सवाल बढ़िया बढ़िया, कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? गैंग। जैसे कई बार बोलते हैं स्कूलों में गैंग बना ली, गैंग लगभग अशुद्धियों को ही बोलते हैं गैंग बना ली, तो क्या बोलोगे? गैंग। और अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या होता है? कि उस गंदगी को, जो अयस्क में गैंग है, अशुद्धि है, उसको हटाने के लिए जो एक पदार्थ मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स बोलते हैं भी उसको, हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स नाम से जानते हैं। तीसरा सवाल है कि गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? कि गैंग और फ्लक्स जब मिल जाएंगे, यानी कि वही समझो, अयस्क में गैंग पहले से ही थी, फ्लक्स तुम लोगों ने ऊपर से मिला दी, तो अब ये जो मिलाने से मिश्रण बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे दोस्तों, धातुमल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? धातुमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातुमल। उसी प्रकार खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? धातु कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? धातु कर्म। याद रखिएगा इस बात को कि सर खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? तो क्या बोलोगे? सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। क्या हो, किसका है बोलिए? मरकरी का। अब मरकरी के कई नाम होते हैं, इसी को बोलते हैं पारा। मेरे पारो गर्म ना कर, मतलब मेरे मरकरी गर्म मत कर। तो मरकरी को ही क्या बोलते हैं? पारा। और इनका एक सिंबल होता है, इसी को बोलते हैं Hg, इसी का सिंबल है। मोटा मोटी इसके तीन नाम है, जैसे घर पे नाम होते हैं कई बच्चों की, या फिर तुम बच्चों ने बचपन में एक शो देखा होगा, शक्तिमान गंगाधर था और गंगाधर ही शक्तिमान था। तो उसी प्रकार मरकरी ही पारा है, पारा ही Hg है, Hg ही पारा है, वही मरकरी है। तो मैं मरकरी लिखवा दूंगा, किसी सर ने पारा लिखवा दिया, फिर तुम्हारा पारा ज्यादा हो जाएगा कि गलत पढ़ा दिया, या तो इसने गलत पढ़ा दिया, उस टीचर ने गलत पढ़ाया। तो मेरे भाई वो समझो यार, मरकरी पारा Hg एक ही नाम है। शनिवार किसका अयस्क है? मतलब है ये शनिवार होता है, अयस्क होता है, इसके अंदर अशुद्धि कौन सी होती है? गैंग। उस गैंग को हटाने के लिए मैंने क्या मिलाया? फ्लक्स। और जब मैंने उस गैंग को हटाने के लिए फ्लक्स मिलाया तो मिश्रण क्या कहलाया? धातुमल। और इस प्रोसेस के जरिए जब मुझे क्या मिल गया? मरकरी या पारा, तो क्या कहलाया? धातुक्रम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कई बार पहले डॉक्टर जब बुखार वगैरह चेक करते थे या फिर बीपी वगैरह चेक करते हैं, देखना कभी एक लिक्विड होता है, ठीक है, जब बीपी चेक करते हैं तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं उसको, उनमें एक लिक्विड होता है, एक तरल भरा रहता है, और वो देखना आप कभी, वो तरल ऊपर नीचे जा रहा होता है, वही तरल क्या है? मरकरी या पारा है। वो पानी नहीं है, आपकी जानकारी बता दूं, वो क्या है? वो मरकरी या फिर पारा है, वो Hg। तो इसको समझो। और एक इसी प्रकार नाम और भी होता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेड, शीशा, उसी को पीबी बोलते हैं। शीशा का ही नाम क्या होता है? लेड, उसी को क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। तो एक वो नाम भी क्लियर कर लेना। अगला देखो, बोल रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाई, मैं तुम बच्चों को कुछ नाम लिखवा रहा हूं। जैसे अगर तुम बच्चों ने बचपन में एक टेबल पढ़ी हो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे और भी होते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, ये एक टेबल थी, और ये टेबल का क्रम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब क्रम था। तो अगर तुम बच्चों को ये ऊपर ऊपर वाले 5 नंबर नाम है पेंटेन, अगर ये ऊपर वाले 4 नाम भी याद है ना, तो ये 2 में याद करवा दूंगा तुम्हें, कि गोबर गैस जिसको बायोगैस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मुख्य घटक कौन सा है? देखिए घटक 2-3 हो सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब हो सकता है, लेकिन मुख्य मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? मीथेन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो लिख लीजिएगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। तो गोबर हमें कहां से मिलता है? प्रकृति, प्रकृति से, तो इसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या नाम होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
सीएनजी गैस बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो गूगल से सर्च मारिएगा, कॉपी में लिखिएगा कि सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई जो गोबर गैस का होता है वो इसका होता है, तो क्या बोलोगे, मीथेन होता है। क्या होता है बोलो, मीथेन। सीएनजी में इथेन भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है, मीथेन। फिर उसके बाद दूसरे को हटा दो, तीसरे को हटा दो, 4 नंबर पे क्या आया, ब्यूटेन। तो अगर पूछे कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है, 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसको रट लीजिएगा कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है मेरे प्यारे भाई, ब्यूटेन है। क्या है बोलो, ब्यूटेन। कि एलपीजी गैस का सर मुख्य घटक कौन सा है, तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा, ब्यूटेन है। कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन। तो ये वाले नाम तुम बच्चों को याद होने चाहिए, जो जो सर ने लिखवाया है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो क्या बोलोगे कि सर मीथेन है, सीएनजी गैस का मुख्य घटक है मीथेन है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है बोलो ब्यूटेन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि सर सबसे भारी धातु कौन सी है और सबसे हल्की धातु कौन सी है। सर्वाधिक गलनांक किसका है, न्यूनतम गलनांक किसका है। देखो बड़े जबरदस्त सवाल लेके आया हूं यार, अब देखना। और तुम्हें याद कितने के हैं वो भी देखना। अगर 50% याद है, 50% नहीं है, इसका मतलब है तुम लोग अच्छे हो पढ़ने में। अगर तुम्हें 100% ही नहीं पता है तो फिर तुम्हें और पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहां से पहचान भी तो हो रही है ना हमारी कि सबसे भारी और सबसे हल्की धातु कौन सी है, यानी कि सबसे भारी कौन सी है दोस्तों और सबसे हल्की धातु कौन सी है बताना है। तो मैं तुम बच्चों को बता दूं कि तुम लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, सोयल। सोयल का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। ट्रिक देखना मेरी कितनी जबरदस्त है कि सोयल का मतलब होता है मिट्टी। इसमें से तुम बच्चे एल इसको पढ़ो, एल आई पढ़ोगे तो आएगा लिथियम। अगर सबसे हल्की धातु पूछे तो जवाब आएगा LITHIUM, यानी कि लिथियम। क्या नाम आएगा दोस्तों, लिथियम। कि सबसे हल्की धातु कौन सी है तो जवाब दे देना लिथियम। और सबसे भारी पूछे तो OS से एक वर्ड बनता है ओस्मियम। क्या नाम बनता है दोस्तों, ओस्मियम नाम बनता है, ओस्मियम। ओस्मियम नाम है, लिख देता हूं मैं तुम बच्चों के सामने, ओस्मियम। तो देखो मैंने सोयल नाम में दोनों छुपे हैं, दोनों करवा दिए। कि सबसे भारी धातु तो ओस्मियम, सबसे हल्की धातु तो लिथियम। अगला है कि सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है। तो सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है, तो नंबर से क्या बोलोगे कि सर वो है टंगस्टन का। किसका है, टंगस्टन का। लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम लोग किससे नोट कर देते हैं, कई बार डब्ल्यू से नोट करते हैं। और टंगस्टन धातु है, कौन सी है, टंगस्टन। कि सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है, तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा, टंगस्टन का है। किसका है दोस्तों, टंगस्टन का। अच्छा गलनांक का मतलब क्या होता है कि लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस का जब इसे तापमान मिलेगा ना, 3400 डिग्री सेल्सियस का, तब जाके दोस्तों ये धातु क्या होगी, गलेगी, मतलब पिघलेगी, तब जाके। तो 3400 डिग्री सेल्सियस किस धातु का सर्वाधिक गलनांक है, तो क्या बोलोगे, टंगस्टन का। न्यूनतम गलनांक किसका है, कि जिसको थोड़ा सा तापमान दिया और अगर वो पिघल जाए तो न्यूनतम गलनांक किस धातु का है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, न्यूनतम गलनांक। जैसे मेरी बात सुनो, आइसक्रीम लेके गर्मी में बाहर चले जाओ तो आइसक्रीम 100% पिघल जाएगी, लेकिन लोहे को आप बाहर रख दो यार, पिघलने वाला नहीं है, गर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना पिघल जाएगा, क्योंकि लोहे को बहुत ज्यादा तापमान चाहिए पिघलने के लिए, उसी को बोलते हैं गलनांक। तो सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है, तो जवाब आएगा टंगस्टन का। और सबसे कम गलनांक किसका है, तो क्या बोलोगे, पारा या फिर मरकरी, या फिर क्या नाम बताया मैंने, Hg। इसका सबसे कम गलनांक है, इसको थोड़ा सा तापमान दो तभी तो बुखार चेक करते हैं तो उसमें पारा मरकरी Hg का ही प्रयोग करते हैं। तो पारा मरकरी या फिर Hg। पारा मरकरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये सुन लेना भाई। तो तुम बच्चों के सामने एक नाम आता होगा सिल्वर, जो 24 नंबर को मैं नीचे लिख देता हूं यार। एक वर्ड बोलते हैं सिल्वर, और उसके साथ लगा दो क्विक सिल्वर। याद रखिएगा, क्विक सिल्वर का मतलब चांदी नहीं होता। ये सवाल पूछे जाएंगे तुम बच्चों से कि सिल्वर का मतलब, कई बच्चे समझते हैं सिल्वर चांदी होता है, तो क्विक सिल्वर का मतलब चांदी ना। क्विक सिल्वर का मतलब होता है पारा। पारा को ही मरकरी बोलते हैं। इसी का सूत्र होता है, वो क्या बोलते हैं हम लोग, इसी का जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्या बोल देते हैं हम लोग, Hg। और इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर। अगला काम मैंने, सबसे आघातवर्त्य एवं तन्य धातु कौन सी है। यही गुण है वो आघातवर्त्य और तन्य धातु, यानी कि इसको एक तार में ढाला जा सकता है, तार टूटेगा नहीं। और इस आघातवर्त्य का मतलब, जैसे एक लोहा होता है ना, लोहार देखना कभी, उसको गर्म करके और उसको पीट पीट के जो लोहार होता है उसको क्या कर देता है, आघात मतलब चोट पहुंचा के उसको, तो आप लोगों को पता है वर्ती करा देता है उसमें, है ना। जैसे आप लोग देखते हो लोहे का एक टुकड़ा दे दो उसको गर्म कर करके उसको कस्सी जैसे आकार दे देगा, प्रांत बना देगा। तो ये होता है कि उसको लोहे को पीट पीट के उसको एक चादर बना दिया, कैसे बना दिया, फैला दिया। तो सबसे आघातवर्त्य एवं तन्य धातु कौन सी है, तो ये गुण होता है किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोना।
यही वो गुण होता है जिसकी बदौलत हम लोग दोस्तों सोने के क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। और मैंने बताया था स्वर्ण आभूषण में किसका प्रयोग नहीं करते हम लोग, जिसे मूर्खों का सोना बोलते हैं, तो आयरन पायराइट्स नाम था। क्या नाम था, आयरन पायराइट्स, जिसको फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं, Fe2। विद्युत एवं उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? अब यहां सुनिएगा, जब आप कभी भी जाते हो ना, कि आपके मान लीजिए पंखे की मोटर या फिर पानी वाली मोटर, जब ये मोटर चल जाती है तो आप देखना कभी दुकान पर जाओगे, दुकान वाले बोलेगा आपको कि मन मोटर बंदवानी, तो एक जवाब सवाल पूछेगा बच्चों से कि मोटर क्या ही बांधू, कॉपर की बांधू, एल्यूमिनियम की बांधू। और कॉपर वाली महंगी मिलेगी, किससे, एल्यूमिनियम से। तो मैं आपको बता दूं, कॉपर वाली महंगी मिलेगी किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम भी वाली काम चला देगी, लेकिन कॉपर वाली क्या होती है, अच्छी चालक, और इनसे अच्छी चालक होती है चांदी की। किसकी होती है, चांदी की, लेकिन वो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। अगर आपके पास पैसे हो जाएं और आप नौकरी लग जाओ, तो घर में जितने भी पंखे हैं, कूलर हैं, उनकी मोटर बनवाओ ना, तो चांदी की बनवाना। क्योंकि चांदी क्या होती है, ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की और उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो क्या बोलोगे कि सर ये होती है चांदी। क्या होती है, बोलो, चांदी। चांदी के बाद में कॉपर। अच्छा, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, ये बड़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को यार, तांबा अलग, कॉपर अलग। कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, कॉपर इंग्लिश में नाम है, जिसका सिंबल क्या होता है, Cu। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर। इसी को क्या बोलते हैं, तांबा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं। अगला देखें, नेक्स्ट देखो कि सर किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए नाम यहां पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे सोडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं तुम बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने आया हूं। तो अगर ये सवाल तुम बच्चों के सामने आ जाए कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इसमें एक नाम याद कर लेना यार, सोडियम। याद कर लेना, सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na। सोडियम को, सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। सोडियम को आप लोगों को पता हो तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, बाहर निकालोगे तो आग पकड़ लेगा। किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हो। स्टील का चाकू ले काट लो। तो मेरे प्यारे भाई, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। अगर हो सकता है साइंस तुम बच्चों को समझ में ना आ रही हो, बताने दो, उसी से फर्क नहीं पड़ता। हमें पेपर पास करना है, चाहे रट के पास हो या फिर चाहे तो समझ के पास हो, हमें पेपर पास करने से मतलब है। और अब एक महीने में समझने बैठ जाओगे कि मेरे को सोडियम धातु दिखाओ, क्योंकि साइंस में यही कंसेप्ट है। साइंस इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सोडियम धातु मैंने तो देखी नहीं, धातु को आप कैसे काट सकते हो। धातु दिमाग में आते हैं बच्चों के दिमाग में, लोहा, स्टील, ये नाम आते हैं। लोहा स्टील को काट नहीं सकते चाकू से। तो धातु का मतलब यही नहीं होता कि धातु का मतलब लोहा और स्टील आपके दिमाग में है तो वही धातु है ना। ये साइंस है, यहाँ पर चीजें आप बच्चों को सीखनी पड़ेंगी, और रटने वाली चीजें रटनी भी पड़ेंगी। ज्यादा 30 मार्क का मतलब ना कि मैं पहले समझूंगा ना, पेपर पास करना है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ रटने वाली चीजें रट लेना। तो सोडियम। उसके बाद में द्रव्य धातु कौन सी होती है, तो बताया तो सही अभी भी कि द्रव्य धातु कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, पारा या फिर मरकरी होती है। क्या होती है दोस्तों, पारा या फिर मरकरी। कि द्रव्य धातु कौन सी होती है, तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा कि सर द्रव्य धातु कौन सी होती है, पारा या फिर मरकरी। एक नाम और भी याद करना मेरे प्यारे भाई, एक नाम और भी होता है गैलियम। अच्छा, गैलियम याद करना इतना कोई आवश्यकता नहीं है, पारा या मरकरी ही याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्य अधातु कौन सी है, अगला क्या कहा मैंने बच्चों को, द्रव्य अधातु कौन सी है। तो मेरे प्यारे भाई, द्रव्य अधातु में एक नाम याद करना, ब्रोमीन। ब्रोमीन, मेरा ब्रो कैसा है, कमीन है, तो वहां से उठा लो ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कैसी धातु है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, द्रव्य अधातु। धातु नहीं है मेरे प्यारे भाई। द्रव्य धातु बोले तुम बच्चों को तो ये याद करना, द्रव्य अधातु बोले तो ब्रोमीन याद करना। क्या याद करना, ब्रोमीन। कि द्रव्य अधातु कौन सी है, तो क्या बोलोगे, ब्रोमीन है। क्या है दोस्तों, ब्रोमीन। अगला है कि सर भविष्य की धातु या फिर रणनीतिक धातु के नाम से किसे जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो तुम बच्चों को रटने पड़ेंगे। इसका नाम है टाइटेनियम। क्या नाम है, टाइटेनियम। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना और तुम्हें लगेगा कि सर हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, कचरा नहीं दे रहे। अब मैं तुम्हें हर टॉपिक वाइज इतने एमसीक्यूज करा दूंगा कि तुम्हें बस इनको रट लो और रट के पास हो जाओ। इसको रट के और फिर देखो इस पीडीएफ को लेके बैठना, और फिर ये देखना आप अपने आप याद कितने हो रहे हैं तुम बच्चों को। ठीक है, 50 में से 25 हो जाएंगे, फिर 25 से 30 हो जाएंगे, फिर 35, 40, 45 और 50। और 100% होता भी नहीं है यार, और 100% करना भी क्यों। अगर 50 के 50 ना हो, अगर 45 हो रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 100% का मतलब आप लोगों को कोई जय थोड़ी ना पढ़नी है, पीएचडी करनी है क्या साइंस में, हमें पेपर पास करना है। अगर एक टीचर का पढ़ाया हुआ 60 से 70% अगर तुम्हें समझ में आ जाए और याद हो जाए तो बहुत होता है उतना तुम बच्चों के लिए।
अगला है कि आशा धातु या सबसे महंगी धातु के नाम से किसे जानते हैं? तो मेरे प्यारे भाई याद कर लेना यूरेनियम। क्या याद कर लेना? यूरेनियम। तो ये नाम याद कर लेना तुम बच्चे, यूरेनियम की आशा धातु। देखो ये कंफ्यूज करेंगे, आशा और भविष्य। भविष्य की धातु तो किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को। और आशा धातु या सबसे महंगी धातु किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? यूरेनियम को। कि आशा धातु या सबसे महंगी धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बोलोगे? यूरेनियम। और चुंबकीय गुणधर्म की धातुएं कौन सी होती हैं? चुंबकीय गुण धर्म की धातुएं कौन सी होती हैं? तो मेरे प्यारे भाई एक नाम मैं बोलता हूं, तो बच्चों से ट्रिक बोल देता हूं, ट्रिक याद कर लेना, कोलोनी। चलो हिंदी में लिख देता हूं, आप लोगों की इंग्लिश वाला वैसे ही झंझट है। कोलोनी, कोलोनी। को से कॉपर बनता है, लेकिन कॉपर क्या कभी चुंबक की चिपक सकता है क्या? तो तुम बच्चों को इतना तो ज्ञान है, कॉपर तो लगभग तांबा सब बच्चों ने देखा है, सामान्यतः घर में बर्तन हो जाते हैं। तो को से कॉपर मत याद करना, को से याद करना कोबाल्ट। कोबाल्ट में चुंबकीय गुण धर्म है, चुंबकीय गुण होते हैं। दूसरा, लो से वर्ड बनेगा लोहा, लोहे में भी चुंबकीय गुण है, ये तो सब बच्चों ने देखा है, लोहा चुंबकीय तुरंत चिपक जाता है। और तीसरा नाम है निकल। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? निकल। यानी कि सारे कोबाल्ट और लोहा और निकल, ये ऐसे नाम हैं जो तुम बच्चों को याद करना पड़ेगा, ये चुंबकीय गुण धर्म वाली चीजें। तो इनको भी तुम बच्चे रटिएगा, और रटोगे तो तुम बच्चों के बहुत ही काम आएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि सारे गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्या बोलोगे? गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसको रट लीजिएगा, गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। कंफ्यूज करेंगे नाम, कभी हाइड्रोजन कभी हीलियम, मैं बोलूंगा वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? आप सुनो, कई बार बच्चों के सामने कंफ्यूजन भी हो जाता है और बच्चों को लगता है गलत पढ़ा दिया। जैसे गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। और मैंने कहा तुम बच्चों से जैसे कि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन। कई बार नाइट्रोजन ऑप्शन में ना हो तो कोई टीचर जो आप लोगों को लिखवा देता है। तो मेरे प्यारे भाई डिपेंड करता है कि विकल्प आप बच्चों को क्या दे रखा है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है गलत पढ़ा रहे हैं, तो इन चीजों से बचिएगा थोड़ा सा, ठीक है? टीचर के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है, गलत डाटा नहीं दिया जाता है, ठीक है? अगला देखो, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और तुम बच्चों को पता भी है, इतने समझदार आप लोग हो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रट लो, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो क्या बोलोगे? नाभिकीय विखंडन। इसके ऊपर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अगला है हाइड्रोजन बम। सर ये भी एक बम ही है, और हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन। क्या बोलोगे? नाभिकीय संलयन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब कोई नाभिक टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे तो बच्चों को पता है परमाणु, परमाणु में क्या होता है? यहाँ पर ये नाभिक होता है, जब ये नाभिक टूटता जाए टूटता जाए टूटता जाए अलग अलग, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन का मतलब जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर हीलियम। यानी कि जब दोस्तों नाभिक नाभिक जुड़ने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नाभिकीय संलयन। मान लिया मैंने नहीं समझ में आया कि सर नहीं समझ में आया क्या संलयन, नहीं आ रहा, देखा ही नहीं तो कैसे मान ले? तो रट लो, तो रटो ना, ऑप्शन में आएगा नाभिकीय विखंडन संलयन। टिक करो, आगे बढ़ो। कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत तो क्या बोलोगे? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत तो क्या बोलोगे? नाभिकीय विखंडन। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। कि सूर्य हमें इतनी ऊर्जा दे रहा है यार, आप लोग देखते हो गर्मियों में सूरज कहाँ है, कितनी दूर, और हमें कितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ तक पृथ्वी तक दे रहा है। तो सूर्य में जो एनर्जी है वो उसका कारण कौन है? तो क्या बोलोगे? नाभिकीय नाभिकीय संलयन। अगला है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे भाई मुख्यतः क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। क्या बोलोगे? यूरेनियम। कि नाभिकीय विखंडन में, और तुम बच्चों को पता भी है कि सारे नाभिकीय विखंडन की अगर मैं बात करता हूं, या फिर नाभिकीय विखंडन परमाणु बम की अगर मैं बात करता हूं, तो परमाणु बम कहां गिरा था सबसे पहले, पता है ना? तो ये दो तुम लोग एक काम करोगे कि परमाणु बम 2 बार गिरा है ना, कहां पर? जापान में। तो आप एक काम करोगे, आप लिख के भेजोगे मुझे कि जापान में वो परमाणु बम कहां कहां गिरा है, और उन परमाणु बम के नाम क्या क्या रखे गए थे।
ठीक है, तो ये दो काम जरूर करके दोगे कि सर परमाणु बम जो 2 बार गिराए गए ना जापान में, वो कहां कहां गिरे थे और उनका नाम क्या क्या था, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। नाभिकीय संलयन में कौन भाग लेता है? तो मेरे प्यारे भाई, नाभिकीय संलयन में भाग कौन लेता है? तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन भाग लेता है। कौन लेता है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन बम है और उसमें क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। तो कॉमन सेंस की बात है, नाभिकीय संलयन में भाग कौन लेगा? तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन भाग लेता है। और नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या बोलोगे? यूरेनियम। ये सारे रटने वाली चीजें हैं। 38 हो चुके हैं और हमें पहुंचना है कहां मेरे प्यारे भाई? तो हमें पहुंचना है लगभग 50 पर। ठीक है, एक दो कम ज्यादा चलता रहेगा, ये नहीं 50 का मतलब पूरा 50 ही हो, 52 भी हो जाए, 48 भी हो जाए, तो कभी इतने पंक्चुअल मत बना। हाँ, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मेरे भाई, कोई भी पदार्थ होता है वो रासायनिक संगठन के आधार पर और भौतिक आधार पर 2 भागों में होता है। एक तो आप बच्चों ने सुना होगा ठोस, दूसरा बच्चों ने सुना होगा तरल यानी लिक्विड, और तीसरा बच्चों ने सुना होगा गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पदार्थ को रासायनिक आधार पर 3 नाम होते हैं। एक होता है तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? मिश्रण। तो अगर बोला जाए कि एक ही प्रकार के परमाणु हैं और उन्हीं से मिलकर जो बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? जैसे मेरे प्यारे भाई O2 ऑक्सीजन है, ओजोन है O3, ये जो इसमें केवल है तो ऑक्सीजन है ना। O2 का मतलब केवल ऑक्सीजन है, O3 का मतलब केवल ऑक्सीजन है। तो O O यानी 2 एक प्रकार से क्या है? परमाणु ऑक्सीजन के, यहाँ पर परमाणु 3 है। तो अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है तो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? तत्व कहलाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? तत्व कहलाता है, यानी सर एलिमेंट कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है? जैसे समझो कि C6H12O6, तुम्हें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर क्या बनता है मेरे प्यारे भाई? ग्लूकोज बनता है। तो फिक्स है, कार्बन के 6 अणु परमाणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूं तो बच्चों से NaCl, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पानी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O। तो H2O का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो है तो अलग अलग ना, सेम परमाणु तो नहीं है। तो यानी कि सर 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब किसी एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो मेरे प्यारे भाई, तो क्या बोलोगे? एक निश्चित अनुपात का मतलब एक जिनका एक सूत्र बने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। तीसरा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? कि कोई भी अनुपात हो उसमें अगर मिला दिया जाए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे तुम बच्चे? मिश्रण बनता है। जैसे ही तुम बच्चों ने सुना होगा शिकंजी बनाना, तो शिकंजी में क्या होता है? घर वाले पहले पानी लेके आते हैं, उसमें चीनी मिला देंगे। तुम चीनी मिला दी तो शिकंजी कम मीठी, ज्यादा पानी में चीनी मिला दी तो ज्यादा मीठी, एवरेज चीनी मिला दी तो एवरेज। वैसा थोड़ी ना है कि वो शिकंजी नहीं रहेगी, शिकंजी रहेगी। लेकिन H2O का सिंपल सा मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 है। अगर तुम ने कम ज्यादा कर दिया तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na यानी सोडियम का 1 परमाणु और Cl यानी क्लोराइड का भी 1 परमाणु, तो NaCl। उसी प्रकार तीसरा नाम क्या आता है मेरे प्यारे भाई? मिश्रण। मिश्रण का मतलब कुछ भी उठाओ, कैसे भी मिला दो, और देखो लिखा भी वही हुआ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो क्या बोलोगे? मिश्रण बनता है। क्या बोलोगे? मिश्रण। तो देखो सर ने एक साथ ही क्लियर कर दिया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर 2 नाम और आते हैं, एक अणु और एक परमाणु। वो तत्व में ही पढ़ते हैं, एक अणु और एक परमाणु। वो बाद में कभी चर्चा करूंगा मैं तुम बच्चों के सामने, इन दोनों में फर्क क्या होता है, अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। ठीक है, जैसे O2 O3, हाँ तो बता दूंगा, चलो तुम बच्चों को अणु परमाणु वगैरह क्या होते हैं। यहाँ 3 नाम रट लेना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अणु में तत्व में हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई? अणु और परमाणु। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा तुम बच्चों को यार। ठीक है, ये देख लो फटाफट फुर्ती से। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट की हो गई है ना, कभी बोरिंग ना हो जाए। 1 सेकंड। कि सर चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे भाई, और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो ये तुम्हें बच्चों को नाम याद करने पड़ेंगे। चेचक के टीके का खोज तो नाम याद कर लेना, एडवर्ड जेनर। क्या नाम याद कर लोगे? एडवर्ड जेनर।
और रेबीज के टीके का तो क्या बोलोगे? लुईस पास्चर। क्या बोलोगे? लुईस पास्चर। रट रट के मर गए लोग, आज तक नाम याद नहीं हुआ बच्चों को। अब होता क्या है, चेचक वाला एडवर्ड जेनर की बजाय लुईस पास्चर बोल देंगे, रेबीज वाला एडवर्ड जेनर बोल देंगे। टीके का मतलब होता है एक प्रकार से सुई, सुआ लगाते हैं हम लोग। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो क्या बोलोगे? लुईस पास्चर ने। तो यार रट लेना मेरे प्यारे भाई इनको, कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके का आविष्कार तो क्या बोलोगे? बोलो कि सर लुईस पास्चर ने। सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो इस बात को भी रट लेना, पेनिसिलिन। यहां लिख देता हूं मैं, पेनिसिलिन। कि सारे सबसे पहले खोजा गया, कि जो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो तुम बच्चों का नाम याद आना चाहिए कि क्या नाम था दोस्तों? पेनिसिलिन नाम था। क्या नाम था? पेनिसिलिन। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम भी रट लेना कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो मेरे प्यारे भाई पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अगला है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? तो एक नाम याद कर लेना, पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से। किससे बनाया जाता है? कवक। अब देखो इसी के नाम, इसी को बोल देते हैं फंजाई। क्या बोल देते हैं दोस्तों? फंजाई। और सामान्यतः भाषा में बोलते हैं फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद। तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से, जिसको क्या बोल देते हैं? फंजाई बोल देते हैं, फंगी बोल देते हैं। वो अलग अलग प्रकार से नाम बोल देते हैं, कवक बोल दीजिए, फंजाई बोल दीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, लास्ट है फटाफट ये सवाल, और 40-45 मिनट की वीडियो बनी है, इसको देखना। ठीक है, और हर रोज ये 40-45 मिनट की बनेगी। देखो ध्यान से, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? और सुनो दूसरा, कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का मतलब होता है एक प्रकार से काई, समझिए। शैवाल, शैवाल को क्या बोलते हैं? एल्गे। शैवाल को क्या किस नाम से जानते हैं? एल्गे बोल देते हैं, इंग्लिश में ALGAE, एल्गे बोल देते हैं शैवाल को। और कवक को क्या नाम बताया मैंने अभी? फंजाई बोल देते हैं। और इसको शुद्ध भाषा में या फिर आम बोलचाल की भाषा में, तो मैंने बताया तुम बच्चों को, शैवाल मतलब काई, एक प्रकार से जो काई होती है ना, शैवाल। और कवक या फंजाई जिसको बोलते हैं फफूंद बोल देते हैं हम लोग कई बार। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे भाई कवक का अध्ययन कहता है माइकोलॉजी। क्या होता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन तो ये होता है फाइकोलॉजी। क्या होता है प्यारे दोस्तों? फाइकोलॉजी। देखो इतना ही फर्क होता है, माइक और फाइको। और बच्चों को फिर वही कंफ्यूजन, तो बोलते हैं ना, कौन सा माइकोलाल, वो फफूंद कौन सी है माइकोलाल? तो यानी कि सर माइकोलाल, तो अपना कहा मैं माइकोलाल दूध पियो था और वो माइकोलाल जो ऐसी ऐसी बातें करता है, उस माइकोलाल को हम लोग क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। साइकोलॉजी मतलब फाइक का मतलब फेंकना। तो पानी में जब काई आ जाती है, घर वाले क्या करते हैं? उस काई को निकाल के फेंक देते हैं। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है। अगला है, लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी माना जाता है, वे दो जीव कौन कौन से हैं? वो दो जीव कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई? एक तो है कवक, और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? शैवाल। इन दोनों से जो मिलकर एक जीवधारी बनता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सहजीवी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाइकेन। रट लेना आप कि कवक और शैवाल का जो सहजीव वो क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। बस सिंपल सा है, लाइकेन कहलाता है। रट लो इसको बस, कि लाइकेन दो जीवधारियों का सहजीवी माना जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? एक कवक और दूसरा शैवाल है। प्रदूषण सूचक किसे माना जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब। प्रदूषण सूचक मानते हैं लाइकेन को। ऐसा माना जाता है कि जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन कभी नहीं होता। लाइकेन कभी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसको बोलते हैं प्रदूषण सूचक। लाइकेन हमेशा स्वच्छ स्थानों पर, यानी जहां पर प्रदूषण ना हो, जैसे दिल्ली जैसे शहर में लाइकेन मिलना संभव, इम्पॉसिबल है। क्यों? वहां पर क्या है? प्रदूषण है। तो प्रदूषण सूचक, अगर यहाँ पर लाइकेन का अगर आप लोगों का सिस्टम मिल जाए, लाइकेन प्रेजेंट है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई तुम बच्चे क्या बोलोगे? कि सर यहाँ पर प्रदूषण है नहीं है। इसीलिए इसको प्रदूषण इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। प्रदूषण सूचक किसे माना जाता है? तो क्या बोलोगे? लाइकेन को। 51 नंबर सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने करी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने करी? और दूसरा आता है रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो रक्त समूह की खोज करी थी लैंड स्टीनर ने। रट लेना तुम बच्चे, लैंड स्टीनर ने करी थी रक्त समूह की खोज। किसने करी थी? लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण बोल दिए या फिर रक्त प्रवाह तंत्र बोल दीजिए, एक ही बात होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त प्रवाह तंत्र, इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी मेरे प्यारे भाई? विलियम हार्वे ने।
अब जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं कोचिंग वाले जिनके पास अभी ये वीडियो शेयर होगी, हो सकता है उन बच्चों ने सारे के सारे 52 के 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अब मैं तुम बच्चों को एक दो बातें और क्लियर कर देता हूं कि आप अपने दोस्तों के पास भेजोगे ना, तो हो सकता है जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने 50 सवाल ना करे हो। तो मेरे प्यारे भाई ये वीडियो है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 40 मिनट की वीडियो है, तो अराउंड 1 घंटे या 1 घंटे 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो तुम बच्चों को ये सारे के सारे जितने भी मैंने सवाल बोले हैं ये करने हैं। दूसरा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो एक काम करें, इस पीडीएफ को आप लोग ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखना, तुम्हें कितने की याद है इनमें से सवाल, वो देखना। आप लोग याद है तो ठीक है, अन्यथा तुम बच्चे इनको अच्छे से याद करोगे। और मैंने बता दिया है मेरे प्यारे भाई, पीडीएफ भी तुम लोग शेयर करोगी, और दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करोगे यार। ये पहली वीडियो है, इसको अगर तुम बच्चों ने दबा के शेयर कर दिया, दूसरा हम लोग भी हमारी तरफ से प्रयास करेंगे जितना अगर ये शेयर हो पाई। और तो क्या बोलूं आप लोगों को, इतना बहुत है यार। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।